तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो मैंने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। तो आज हमें ख़त्म करना है टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। दो चैप्टर्स, लेकिन दो अलग चैप्टर्स हैं तो दो अलग वीडियोस बनेंगी। ठीक है जी। तो पहले टाइम ऑफ सप्लाई ख़त्म करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई तुम्हें पता है कि देखो, सप्लाई तुम्हें पता है, प्लेस ऑफ सप्लाई पता है। अब तुम आगे आ चुके हो कि भाई एग्जाम्प्ट कोई गुड होती है कि नहीं होती, वो एग्जाम्पशंस में पढ़ लिया। अगर कोई एग्जाम नहीं होती तो तुम्हें अब वो निकालना है ना कि उसका जीएसटी पेबल कब बनता है। तो जीएसटी पेबल कब बनता है ये कौन बताएगा? ये टाइम ऑफ सप्लाई बताएगी। किस अमाउंट पे जीएसटी पेबल बनता है वो कौन बताएगा? वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बताएगा। ठीक है जी। अब टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले आई वुड रेकमेंड कि तुम पहले इनवॉइसेस वाले चैप्टर पढ़ के हो, क्योंकि उसमें इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब करी हुई हैं। और यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई निकलती ही उस अकॉर्डिंग है कि इनवॉइस इशू हो गया तो क्या करना है, इनवॉइस इशू नहीं हुआ, लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, ऐसा ऐसा। तो वो चीज़ें ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि अब तुमने इनवॉइस चैप्टर पढ़ लिया है। अब मैं ये बता देता हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है जी। इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो चार केस बनते हैं, दो गुड्स के दो सर्विसेज के। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। ठीक है। तो पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ लेते हैं अपन फॉरवर्ड चार्ज में। तो या तो डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस, ऑब्वियसली विच एवर इज अर्लियर। ऑब्वियसली अगर इनवॉइस तुमने पहले इशू कर लिया लास्ट डेट से तो डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगी। अगर तुमने वो मिस कर दी डेडलाइन इनवॉइस इशू करने की, देन लास्ट डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर इनवॉइस इशू करने की डेट क्या होती है? गुड्स के केस में अगर मूवमेंट है तो रिमूवल ऑफ गुड्स, अगर मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो उस अकॉर्डिंग बन जाएगी इसकी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। अंडर सेक्शन 31 क्या है इनवॉइस की डेट, वो मैंने बता दी। इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ये टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। सर आरसीएम के केस में कैसा है? आरसीएम के केस में थोड़ा उल्टा है। आरसीएम के केस में तीन चीज़ों का अर्लियर देखा जाएगा। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जब गुड्स आ गई। 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, जब इनवॉइस की जो डेट है, लिटरली डेट, लास्ट डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस नहीं, इनवॉइस डेट की, इनवॉइस जो है एक्चुअल इनवॉइस उसकी डेट जो है उससे 31st डे, और डेट ऑफ पेमेंट। इन तीनों में विच एवर इज अर्लियर। सर डेट ऑफ पेमेंट कौन सी? बुक एंट्री या एक्चुअल डेबिट, विच एवर इज अर्लियर। या तुमने बुक में एंट्री डाल दी या तुम्हारे एक्चुअल में बैंक में पैसे आ गए, विच एवर इज अर्लियर, उस अकॉर्डिंग तुम्हारी डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगी। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है। ये चैप्टर मेनली जो है वो फाइनल का है, यहाँ पे तो बहुत कम कवर करा हुआ है, बट ठीक है। अब अगर तुम नोटिस करो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट आई। ठीक है। सर्विसेज के केस में भी, दोनों के केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में यहाँ पे पेमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और गुड्स इन्वॉल्व है तो पेमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। पेमेंट को सीधा उठा के बाहर मारो, सीधा इनवॉइस का लेना देना है। ठीक है जी। तो आरसीएम गुड्स का हमने पढ़ लिया। 31st डे गिनना है। ठीक है। नॉर्मल काउंटिंग करनी है ऑब्वियसली। 31st डे अगर वो जिस मंथ में फॉल करता है उस मंथ उसका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और जिस मंथ वो फॉल करा, लेट से 13 अगस्त को तुम्हारा 31st डे फॉल कर रहा है, तो 31st जो 13 अगस्त है वो तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बन गई लेट से। तो इसका जीएसटी कब पेबल होगा? अगर 13 अगस्त बन गई तो अगस्त मंथ तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बन गई, तो अगस्त मंथ का टैक्स कब पे होता है? 20 सितंबर को। पता है ना? पता है सर। तो बस फिर 20 सितंबर को टैक्स पे होगा और 13 अगस्त तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बन गई। ठीक है जी। ठीक है सर। अब मान लो इन तीन में तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, यार कि कोई है ही नहीं इनमें से, कोई फैक्टर मिसिंग है, कोई गुड्स रिसीव हुई है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? अगर ये अब 3 में नहीं कर पाए तुम, देन टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑन विच गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो रिसिपिएंट ने जब अपनी बुक्स में एंट्री डाल दी तब तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तब सप्लायर उस पर टैक्स भरेगा जब रिसिपिएंट की बुक्स में एंट्री डल गई। सोचो, बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर। अब एक बार सर्विसेज भी पकड़ लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर कुछ वहाँ पे रह गया, मेरे को पता क्या रह गया, मेरे को सब पता है, टेंशन मत लो। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज के केस में पकड़ लेते हैं। अब इनवॉइस अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंडर इशू हो गया, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या है सर्विसेज के केस में? 30 डेज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और अगर तुम इंश्योरेंस कंपनी, वो बैंक, एनबीएफसी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो 45 डेज। तो मेनली तुम 30 डेज गिन के चलो।
तो सर्विस प्रोवाइड करते हुए 30 डेज, सर्विसेज प्रोवाइड करने के 30 डेज़ के अंडर तुम्हें इन्वॉइस इशू करना है। तो इन्वॉइस 30 डेज़ के अंडर इशू हो गया, येस तो ये देखेंगे, नो तो ये देखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कॉमन है, तो पेमेंट तो देखनी है। अगर इन्वॉइस टाइम के साथ इशू हो गया तो फिर तो इन्वॉइस की इज्जत बढ़ गई, तो फिर इन्वॉइस की डेट देख लेंगे। लेकिन अगर टाइम के साथ इन्वॉइस इशू हुआ ही नहीं तो तुम्हें 30 डेज़ फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विसेज करना था ना, लेकिन वो 30 डेज़ खत्म भी हो गए, तुम्हारा आया ही नहीं इन्वॉइस, तो तुम ये प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पकड़ लो ना। तो इसलिए अगर इन्वॉइस टाइम के साथ इशू हो गया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर टाइम के साथ इशू नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या है, सेम, बुक एंट्री और एक्चुअल क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है सर। अब मान लो तुम ये इन दोनों के अंदर कवर ही नहीं हुए ये दोनों, या ना इसमें कवर हो ना इसमें कवर है, देन अगेन वही डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स, जिस दिन रिसिपिएंट ने एंट्री डाली। अब सर हमें कैसे पता चल रहा है एज अ सप्लायर कि रिसिपिएंट ने कब एंट्री डाली? अब ये भाई देखो लॉ में लिखा हुआ है, क्योंकि उनको कुछ तो पकड़ नहीं था ना। अब सप्लायर कुछ भी नहीं शो कर रहा, सप्लायर ना पेमेंट आई शो कर रहा, सप्लायर ना इन्वॉइस इशू कर रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, तो सरकार को कुछ तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी ना, उनको तो रिवेन्यू चाहिए ना। तो कैसे निकलेगी? तो ऐसे निकलेगी। एक उन्होंने एक एम ही बेंचमार्क सेट कर दिया कि सप्लायर को नहीं पकड़ सकते ना, रिसिपिएंट को पकड़ लो कि रिसिपिएंट बुक्स में एंट्री कब डाल रहा है, तब से टाइम ऑफ सप्लाई गिन लेंगे। सरकार का क्या है, मजे से इंटरेस्ट छापती रहेंगी उसके ऊपर। ठीक है जी। अब सर्विसेज के केस में सिंस पेमेंट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट का रोल गिना जाता है सर्विसेज के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। तो मान लो किसी ने मेरे को इन्वॉइस काटा 10,000 रुपये का, मेरे को इन्वॉइस काटा 10,000 का। अब मैं बड़ा आदमी, तुम्हें पता छोटी मोटी बातें मेरे से होती नहीं है, और हैं तेरे भाई पे 11,000। कवि कहना चाहते हैं कि जब कवि ने तुम्हारे पिताजी के ओके तो 10,000 का बिल बना और मैंने 11,000 दे दिए। अब सप्लायर के पास ऑप्शन है कि जो ऊपर वाले 1,000 उसको मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि सर्विसेज के केस में तो एडवांस अगर आ गया, इन्वॉइस इशू करा नहीं और किसी चीज़ का एडवांस आ गया, तो तुम्हारी अर्लियर तो यही हो गया, क्योंकि एडवांस आ गया उस पर सर्विसेज पे, तो तुम्हें इस पे एडवांस पे टैक्स देना पड़ जाएगा। गुड्स के केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, जब इन्वॉइस इशू होगा तभी टाइम ऑफ सप्लाई है। लेकिन सर्विसेज के केस में अगर तुम्हारे पास पैसे पहले आ गए तो तुम्हारा तो टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो अब 10,000 तो ठीक है, 10,000 के ऊपर तो उसने वैसे भी देना ही था टैक्स, मैंने उसको 1,000 एक्स्ट्रा दे दिए ना, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। मैंने उसको बोला जमा रख ले, कोई दिक्कत नहीं, तेरे साथ मेरा हिसाब चलता रहता है, 1,000 जमा रख ले। अब 1,000 जो एडवांस गए वो सप्लायर की मर्जी है कि वो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या गिनेगा। या तो वो ये गिन ले कि भाई मेरे पास एडवांस आ गया और डेट ऑफ पेमेंट आ गई, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट आज ही आ गई, तो आज ही इसकी टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के इस पर टैक्स भर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 कि भाई ठीक है, जब सर्विस वगैरह देंगे, जब उसका इन्वॉइस वगैरह निकलेगा तब देखेंगे। तो उसकी मर्जी है कि अगर इन्वॉइस की अमाउंट जो है मतलब 10,000 से ऊपर तक 1,000 एडवांस आ गया, 1,000 तक की एडवांस पेमेंट की जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो सप्लायर डिसाइड करेगा कि भाई डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस रखनी है या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट है, इनमें से जोन सी उसको ओके लगती है वो रख लेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाली है कि इसमें जो सर्विसेज की प्रोविज़न है वो कितनी कवर की नहीं जाएगी, जितना इन्वॉइस के अंदर लिखा हुआ है, जितना इन्वॉइस के अंदर लिखा हुआ है। एंड सेम गोज़ फॉर गुड्स कि गुड्स में सप्लाई उतनी ही गिनी जाएगी जितनी इन्वॉइस के अंदर लिखी हुई है। एग्जाम्पल किसी के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ कि मैं उसको 10,000 बॉक्सेस दूंगा, ठीक है, और अभी वो मेरे पास आया, कहता फ़िलहाल के लिए 8,000 दे दो ना, तो मैंने उसको 8,000 दे दिए और मैंने 8,000 का इन्वॉइस काट दिया। तो चाहे एग्रीमेंट 10,000 का हुआ, चाहे वो पेमेंट भी देगा 10,000 की, लेकिन जितनी इन्वॉइस के अंदर सप्लाई लिखी हुई है उतनी ही मानी जाएगी कि इतनी सप्लाई हो चुकी है। तो 8,000 तक बॉक्सेस की सप्लाई हो गई है, ये कैसे पता चलेगा? इन्वॉइस से। तो 8,000 की टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी इन्वॉइसेस के बेस पे। ठीक है जी। अच्छा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी होता है। ठीक है जी। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होता क्या है जस्ट वैसे ही बता दूं, क्योंकि उसकी इन्वॉइस की इशुएंस के रिगार्डिंग उसकी थोड़ी चीज़ें अलग है, वो वैसे इन्वॉइस चैप्टर में ही पढ़ लेंगे।
ठीक है, उसका जब इन्वॉइस निकलेगा उस हिसाब से यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई में उसको फिट कर देंगे। ठीक है, कॉमन सेंस से फिट करना है। उसकी जस्ट इन्वॉइस की इशुएंस की टाइमिंग अलग है, प्रिस्क्राइब टाइमिंग, बाकी यहाँ पे प्रोविजन सेम रहेगी। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके। मैंने बोला नो, उसने बोला ओके। ठीक है जी। अब यहाँ पे अब तुम देखो, अब मैं पकड़ता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट, फी और लेट पेनल्टी, या बेसिकली कोई ऐसे डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। मान लो तुमने किसी सप्लायर के साथ डील करी थी कि भाई तू मेरे को देगा ये चीज़ इतने ये टाइम तक, अगर नहीं दे पाया ना तो तेरे को ब्याज लगेगा। तो उसने बोला ठीक है, या ऐसे होता ना कि भाई पेमेंट लेट करी तो ब्याज लगे, ऐसी ऐसी चीज़ें। अब वही मैंने उसको बोला रिसिपिएंट को कि भाई तू मेरे को ये पेमेंट दे देगा 10 दिनों के अंदर, अगर नहीं दी तो ब्याज दे दियो। तो उसने बोला ठीक है। अब नहीं दे पाया वो, तो उसने मेरे को ब्याज दिया। अब जो ब्याज दिया उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिस दिन वो मेरे को एक्चुअल रिसीट हुआ, जब मेरे को इंटरेस्ट के पैसे एक्चुअल मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जब उसने मान लिया कि मान लो मैंने उसको बोला कि 30 दिन के अंदर पैसे दे दे और 45 दिन हो गए और मैंने 15 दिन का ब्याज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया और मैंने उसको फ़ोन करके बोला भाई 15 दिन का ब्याज बनता है, और उसने एक्नॉलेज भी कर लिया कि हाँ बनता है। ऐसा नहीं कि तभी टाइम ऑफ सप्लाई निकल आई, तब नहीं निकलेगी। जब वो मेरे को एक्चुअल में वो इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, तब वो जो इंटरेस्ट मेरे पास आ गया, तब उसकी टाइम ऑफ सप्लाई तब की गिनी जाएगी जब मेरे पास वो पैसे आ गए। सर्विसेज के केस में भी और गुड्स के केस में भी सेम है। और इसमें नॉर्मली जो इंटरेस्ट होता है वो तुम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के चलना, कि जो इंटरेस्ट के पैसे दिए, मान लो किसी पे मैंने इंटरेस्ट लगाया, अब उसने मेरे को 10,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिए। अब तुम्हें लगता है मैं इसके ऊपर बोलूँगा कि भाई इसके ऊपर जीएसटी भी तो दे, मेरे को इसके ऊपर जीएसटी जमा कराना, वो चांटा मारेगा मेरे मुंह पे कि भाई एक तो मैं तेरे को 10,000 वैसे ही ब्याज दे रहा हूँ, मेरे को पेमेंट लेट करनी थी, चल ठीक है कर दी मैंने, 10,000 दे रहा हूँ, अब तो इसके ऊपर जीएसटी भी लगाएगा। तो 10,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के चलना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस सिनेरियोज में ऑप्शन है, तुम एग्जाम में एजम्पशन लिख सकते हो कि भाई मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब सर्विसेज पकड़ लेते हैं आरसीएम के केस में, और ये बहुत रियल लाइफ में भी काम आती हैं, और ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड भी बढ़िया टॉपिक है कि सर्विसेज के केस से आरसीएम के केस में कैसे रहेगा। अब तुम देखो, गुड्स के केस में क्या था, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, ठीक है जी, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस का क्या कर दिया इन्होंने, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, 30 दिन बढ़ गए। ठीक है, और ये पुराने लॉ के अकॉर्डिंग है, जीएसटी से पहले जो लॉ था उसमें भी ऐसे ज़्यादा था टाइम, तो इन्होंने इधर भी ज़्यादा दे दिया। ठीक है, कोई इतना खास लॉजिक वाली ढूंढने वाली बात नहीं है, बस याद रखना कि 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में क्या है, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है जी, डेट ऑफ पेमेंट भी सेम एज इट इज सेम, बुक एंट्री और एक्चुअल डेबिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यहाँ पे अमेंडमेंट अलर्ट, सुन लो, यहाँ पे ये डेट ऑफ इशू ऑफ सेल्फ इनवॉइस डाली गई है सितंबर 25 से, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 24 में ऐड हुई है। ठीक है जी, तो डेट ऑफ इशू ऑफ सेल्फ इनवॉइस और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर shall be your time of supply in case of services provided under RCM। ठीक है, अब कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज है जो बाहर लोकेटेड है और वो हमें सप्लाई दे रही है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। और ये मेरे साथ ईवाई में होता था, हमारी एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज थी, ठीक है, वो बाहर थी, तो हम उनसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लेते थे, हम उनको बदले में रॉयल्टी पे करते थे। अब रॉयल्टी के ऊपर हम जीएसटी निकालते थे, तो जीएसटी कैसे निकलता था, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो हमारे केस में कैसा होता था ईवाई में कि वो हर क्वार्टर अपनी बुक्स में एंट्री डालते थे। ठीक है, और साल के एंड में सीधा एक बार एनुअल पेमेंट करते थे। तो हमारे केस में बुक एंट्री जो क्वार्टरली डलती थी वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाती थी, और उसके ऊपर हम जीएसटी भर देते थे हर क्वार्टरली रॉयल्टी के ऊपर। ठीक है जी, अब मान लो नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर अबव 2, ये अच्छा 3 हो गए ना। अब अमेंडमेंट के बाद हो चुके हैं 3। यही होता है खुद के नोट्स बनाने का फ़ायदा, जब मर्जी एडिट कर लो। किसी के उठाए होते तो एडिट भी नहीं होते। तो अब ये अबव 3 हो चुका है। तो ये तीन जो हैं अगर इनमें तुम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं ढूंढ पा रहे, सेम जैसे वो था ना उसमें ऊपर
ये गुड्स के नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर अबव 3, ऐसा आरसीएम के केस में था, सेम इधर भी और इधर भी ऑलमोस्ट सेम ही है। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो जब भी तुम ऐसे कुछ भी ना मेंशन हो ना कि कोई सप्लाई कब हुई है, सर्विसेज कब प्रोवाइड करी गई हैं, इंस्टॉलमेंट कब आई है, ऐसा कब हुआ है, वैसा कब हुआ है, कुछ भी नहीं प्रोवाइड हो रहा, कुछ भी नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो सिंपल रेसिपिएंट ने जब बुक्स में एंट्री डाली तब होगी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। अब एक बार सिंस मैंने तुम्हें पकड़ के पढ़ा तो दिया, थोड़े एक दो एग्जाम्पल वैसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है जी। अब ये है गुड्स का केस और ये है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। गुड्स है एफसीएम के अंडर, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर हुआ 17 सितंबर को, क्या हुआ, परचेज ऑर्डर दिया उसने, 50,000 एडवांस भी दे गया हमें, ठीक है, 12 लाख की मशीनरी का, और एंट्री उसने बुक्स सेलर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डाल भी ली, ठीक है जी। यहाँ पे पेमेंट भी आ गई, सेलर ने एंट्री भी डाल दी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। गुड्स के केस में पेमेंट का कोई लेना देना नहीं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और गुड्स आया, पेमेंट ऐसे दिमाग से बाहर फेंकनी है, पेमेंट का कोई लेना देना नहीं, ऐसे सोच लेना सीधे ही, ठीक है जी। 20 अक्टूबर को क्या हुई, मशीन असेंबल भी कर रहे उसकी साइट पे और बायर ने एक्सेप्ट भी कर ली, तो उसकी साइट पे दे आए, तो इसका मतलब गुड्स की डिलीवरी हो गई, तो गुड्स की डिलीवरी होगी तो मतलब इन्वॉइस इशू करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उसने इन्वॉइस कब इशू करा, 23 अक्टूबर को, 3 दिन बाद इशू करा है। तो यहाँ पे एकदम से ऐसे भाग के मत चले जाना कि भाई गुड्स का क्वेश्चन आ गया तो फटाफट बस इन्वॉइस जब रेज हुआ तभी पकड़ लो, नहीं भाई, इजी ठंडे शांत। तो चाहे इन्वॉइस रेज 23 अक्टूबर को है, लेकिन उसने इन्वॉइस रेज ही 3 दिन बाद करा है, तो यहाँ पे 20 अक्टूबर को जब गुड्स की डिलीवरी एक हिसाब से हो चुकी है, मशीन असेंबल हो चुकी है ना उसकी साइट पर, उसने एक्सेप्ट भी कर लिए, तो बस फिर गुड्स डिलीवर हो चुकी है, तो इन्वॉइस तब इशू हो जाना चाहिए था एज पर अंडर सेक्शन 31। वो नहीं हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनती है, डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस और लास्ट डेट टू इशू टैक्स इन्वॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर है ये, तो 20 अक्टूबर बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। 20 अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई बन गई तो टैक्स कब पे होगा, 20 नवंबर को, ठीक है जी। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स पकड़ लेते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या है कि भाई पाइपलाइन से गैस सप्लाई होगी, ठीक है, और सप्लाई 1 साल तक चलेगी, ठीक है, और मंथली पेमेंट्स बनाई जाएंगी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा जुलाई 5, अगस्त 5, सितंबर 5, और हर महीने 2-2 लाख बनती जाएगी। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में मैं फटाफट बताता हूँ इन्वॉइस कब इशू होता है, जब पीरियोडिक स्टेटमेंट बनती है या पेमेंट्स होती हैं पीरियोडिक, ठीक है, जो भी इनमें से पहले हो रहा है उस पर इन्वॉइस इशू हो जाएगा। कि जैसे मैंने उसको बोल दिया ना कि भाई मैं तेरे को पूरे साल गैस सप्लाई करूँगा और हर मंथ अपन तू इस 5 तारीख को मेरे को ना पेमेंट करता रही हो, ठीक है, तो जैसे जैसे पेमेंट करता रहेगा तब इन्वॉइस इशू होता रहेगा। तो ऐसे गुड्स के केस में ऐसा होता है। तो इन्वॉइस इशू कब हो रहा है, इन रिस्पेक्टिव डेट्स को, तो इन्हीं रिस्पेक्टिव डेट को टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ईच 2 लाख। ओके जी। अब सर्विसेज पकड़ लेते हैं। मैंने कोई कन्वेंशन हॉल बुक करा, कन्वेंशन हॉल बेसिकली रेंट पे लेने की सर्विस ली मैंने, ठीक है, तो मैंने बुकिंग करी और 15,000 में बुकिंग हो गई, और मैं 6 मई को ही मेरे को 3,000 रुपये आ गए। 6 मई को ही 3,000 रुपये आ गए। सर हमें पता है सर सर्विसेज का केस है तो पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एडवांस पे भी जीएसटी जमा होता है। तो आपने जो 3,000 आपको आज ही आ गए ना, इस पर आपका जीएसटी बनता है सर, 3,000 पे जीएसटी अभी नक्की हो गया, ठीक है। बचा वो 12,000 देखते हैं। तो फंक्शन हेल्ड हुआ कन्वेंशन हॉल में, ठीक है। 27 अक्टूबर को टैक्स इनवॉइस इशूड फॉर 15,000, इंडिकेटिंग बैलेंस ऑफ 12,000 पेबल, ठीक है जी। और 3 नवंबर को पेमेंट आ गई। अब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कब हुई, 15 सितंबर को। इससे 30 दिन कब बनते हैं, 15 अक्टूबर को, ठीक है जी। अब सर ये जो है ये 30 दिनों में तो इशू हुआ नहीं, इनवॉइस इशू नहीं हुआ, तो क्या है उधर, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। सर अगर टाइम से इशू हो जाता फिर तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर टाइम से इशू नहीं हुआ इनवॉइस तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या है, 15 सितंबर। तो बस फिर 15 सितंबर होगी 12,000 रुपये की टाइम ऑफ सप्लाई होगी 15 सितंबर। 3,000 की होगी जैसे ही पेमेंट आई, क्योंकि पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हो गया, तो 6 मई हो गई 3,000 की टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है जी, ठीक है सर।
अब पकड़ लेते हैं इक्के दुक्के छोटे केसेस, 2 केस बचे और ये गुड्स और सर्विसेज के लिए सेम है, गुड्स हो या सर्विसेज हो ये सेम रूल लगेगा 12(4) और 12(5), ठीक है जी, और 12(6) भी, मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा था ना 12(6), ये वाला टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट डिले, ये वो 13(6) में भी सेम है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट ये वो, ठीक है जी। एक सेकंड देना मेरे को, चार्जिंग लगा लूँ ज़रा। ओके अब 2 केस बचे हैं जो हम फटाफट से कवर कर लेते हैं, 12(4) एंड 12(5). इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, अगर वाउचर सप्लाई कर रहा हूँ मैं, मेरे पास कोई ग्राहक आया, उसने अच्छी खासी खरीदारी कर ली और मैंने उसको बोला ये लो जी आपको 10,000 का वाउचर है। अब मैंने उसको 10,000 का एक वाउचर दे दिया, ठीक है। अब 2 केस बनते हैं, या तो मैं उसको वाउचर ऐसे दे रहा हूँ कि इसके बदले में ना आप हमारी दुकान से आके ना 2 महीने के अंदर कोई भी शर्ट ले सकते हो, कोई भी शर्ट कोई भी कपड़ा ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बनता है, मैं उसको बोल रहा हूँ ये लो वाउचर, इसके बदले में ना आके आप ये वाला कपड़ा दोबारा खरीद सकते हो, जो आपने अभी खरीदा ना यही वाला कपड़ा दोबारा खरीद सकते हो। तो 2 केस बनते हैं, या तो सप्लाई मेरे को खड़े पैर आइडेंटिफेबल है, जब मैं उसको वाउचर दे रहा हूँ ना मेरे को आज ही पता है कि भाई ये कल को ये वाउचर को किसके अगेंस्ट रिडीम कर सकता है, मेरे को आज ही पता है। अगर मेरे को आज ही पता है कि भाई वो यही वाला कपड़ा खरीद सकता है, तो आज ही डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी वाउचर की। तो वाउचर आज ही दिया, चाहे उसने रिडीम भी नहीं आज करा, लेकिन आज ही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बन गई। ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक है सर, तो अगर आज ही आइडेंटिफेबल है तो आज ही डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लेकिन सर अगर आज आइडेंटिफेबल नहीं है, मैंने उसको बोला ये ले वाउचर, जो मर्जी कपड़ा खरीद, जब मर्जी आके खरीदी, 2 महीने बाद खरीदी, जो सा मर्जी कपड़ा खरीद ली 2 महीने के अंदर, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन जब फिर वो रिडीम करने आएगा ना कि सर मेरे को ये स्पेसिफिक कपड़ा चाहिए, तो उस स्पेसिफिक कपड़े की टाइम ऑफ सप्लाई तभी बन जाएगी जब मैं उसको बेचूंगा। एक्चुअल में जब वो रिडीम करेगा वाउचर तब उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, अगर सप्लाई आइडेंटिफेबल नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर। गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में सेम है। अब मान लो ये जो अबव 3 है, गुड्स के केस में दिखा रहा हूँ, ठीक है, सर्विसेज के केस में भी सेम है, एफसीएम में भी, एफसीएम में या आरसीएम में या वाउचर के केस में तुम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन ही नहीं कर पा रहे। तुम्हारे पास कुछ पैसे थे, तुम्हें था कि यार पैसे आ गए, कुछ नहीं पता किस चीज़ के हैं, मेरे को बस देने हैं सरकार को, इसके ऊपर टैक्स देना है, मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। तो अगर तो तुम पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हो, हर मंथ R1 3B सब कुछ भरते हो, तब तो तुम्हारी डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल्ड, ड्यू डेट ऑन विच सच रिटर्न इज सपोजिटली फाइल्ड, तो बेसिकली 11 तारीख होती है जीएसटी R1 की, तो 11 तारीख हो गई तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई। अब 11 तारीख टाइम ऑफ सप्लाई है तो टैक्स कब पे करोगे, अगले महीने की 20 तारीख। या अदरवाइज अगर तुम पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं करते तो अदरवाइज डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, जिस दिन तुमने टैक्स पे कर दिया उसी दिन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बनती थी, बस बात खत्म। इतना घुसना नहीं, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली पैसा चाहिए, पैसा आ गया जेब में, बात खत्म, और कुछ नहीं चाहिए उनको, टेंशन वेंशन की बात नहीं है उनको भाई, कहीं तुम सोचो। ठीक है सर, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है, तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्विसेज के केस में कि वाउचर्स एंड रेजिडुअल केस, ये वाला जो रेजिडुअल केस है ना, ये सेम गुड्स वाला है, सेम गुड्स वाला है, तो जो गुड्स में लिखा हुआ है वही इधर सर्विसेज में भी है, और ये वाला पार्ट उधर है। ठीक है, ओ ठीक है ना ओके ना, ओके जमी, ओके ओके ओके। तो इसके साथ होता है आपका टाइम ऑफ सप्लाई खत्म। अब मेरे प्यारे क्यूडीज, एक सेकंड दो ज़रा। हाँ जी, तो अब तुम्हारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तुम्हारा जो है वो ख़त्म हो चुका है, टाइम ऑफ सप्लाई ख़त्म हो चुका है, उसके सारे क्वेश्चंस कवर, सॉरी उसका सारे कंसेप्ट्स कवर हो चुके हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स जो थी मेरे पास जो दिखाने वाली वो मैंने दिखा दी तुम्हें। ठीक है, इलस्ट्रेशन। अब चलते हैं पास्ट एग्ज़ाम में, कि वो पास्ट एग्ज़ाम में कैसे आ रखे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो पास्ट एग्ज़ाम में चलते हैं। ठीक है, मैं पास्ट एग्ज़ाम में लेके जाता हूँ, ठीक है, खुद लेके जाऊँगा, तुम ऐसे मत सोचना कि हमें कौन लेके जाएगा, है ना, हमारा कौन ही है दुनिया में, ऐसा नहीं सोचना, मैं लेके जाऊँगा, कोई और लेके जाए ना जाए, मैं हूँ अभी।
माया भी जिंदा है बेटे। ए बेटे बेटे मौज कर दी। देखो अपने आप में इसका ऐसे बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, जितना का आता है वो मैं फटाफट से दिखा देता हूँ, ठीक है। MLM प्राइवेट लिमिटेड करके है, ठीक है, वो भाई रजिस्टर्ड है, ठीक है, और मार्च की बात चल रही है कि भाई मार्च के केस में कैसा होगा। अब वो क्या है, एडवांस रिसीव हुआ है उसको, एडवांस रिसीव हुआ है उसको फॉर बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अभी हम मार्च में खड़े हैं, मार्च में खड़े हैं और उसको 2 लाख रुपए एडवांस आ गए कि भाई अप्रैल में ये सर्विसेज देनी है। अब सर्विसेज के केस में तो एडवांस पे GST लगता है, बिकॉज डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर हो जाता है, डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर हो जाता है, तो मार्च के मंथ में ही तुम पेपर में इस पे टैक्स भर के आओगे, ठीक है, ठीक है जी। इतना ही था इसमें। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के उसमें पकड़ेंगे, इतना ही था यार टाइम ऑफ सप्लाई में ना। और मैं अगर तुम्हें दिखाऊं जनवरी 25, सितंबर 24 में टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों के ऊपर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। मजे मजे। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये अभी पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। टाइम ऑफ सप्लाई, अब ये वैसे हम क्वेश्चन RCM चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये वाली क्वेरी, ठीक है। अब भाई कोर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ इनवॉइस, अकाउंटेंट ने आइडेंटिफाई करा एक इनवॉइस 31 मार्च 24 का, ठीक है, issued by Mr. Mahajan, whose residential house was taken on rent for MD of the company for his residential use. तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ रेजिडेंशियल यूज़, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की अगर रेंटिंग हो रही है और सामने रजिस्टर्ड पर्सन है रिसिपिएंट, तो इसमें तो RCM लगता है, RCM लगता है, ठीक है। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सर्विसेज नॉट गुड्स ऑब्वियसली। तो सर्विसेज के केस में और RCM के केस में क्या होती है टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, क्या होती है बताओ? डेट ऑफ इशू ऑफ सेल्फ इनवॉइस, ये अमेंडमेंट है, याद रखना भाई। डेट ऑफ इशू ऑफ सेल्फ इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस होता है जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर से तुम कुछ सर्विसेज या गुड्स लेते हो, तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर थोड़ी ना तुम्हें कोई बिल काट के देगा, वो तो अनरजिस्टर्ड है, तुमने जाके उससे सर्विसेज ले ली सीधे ही। मान लो यही वाली ले लो कि भाई अगर तुमने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ले ली, तुम हो कंपनी, सामने एक घरेलू इंसान जिसने अपना घर तुम्हें किराए पे दे दिया, अब वो तुम्हें कोई बिल थोड़ी ना काट के देगा महीने के एंड में, वो तो ये बोलेगा बस पैसे दे दो, बात खत्म। तो तुम्हें इन्वॉइस वहाँ पे खुद काटना है, डैट इज कॉल्ड सेल्फ इन्वॉइसिंग, ठीक है। और डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस सेल्फ इन्वॉइस, और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इन्वॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है नो पेमेंट हैज़ बिन मेड फॉर दिस इन्वॉइस, तो पेमेंट तो आई नहीं है, तो क्या बनता है 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इन्वॉइस, तो 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 से अगर हम गिने तो 30 दिन अप्रैल के, और 61st डे मतलब 31st डे मई का, तो 31st मई टाइम ऑफ सप्लाई बन गई, तो ये तो मई में ही फॉल कर गया, जो मई मंथ का क्वेश्चन था, तो मई में ही इसका टैक्स पेबल बन जाएगा, ठीक है सर, ठीक है जी। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई और RCM ऐसे मिक्स करके घुमा दिया उसने, तो ऐसे चीज़ें आ जाएंगी एग्जाम में। तो सर गुड न्यूज़ ये है कि आधे घंटे के अंदर आपका टाइम ऑफ सप्लाई एकदम इन डेप्थ कवर हो चुका है, ठीक है। हमने उसके इलस्ट्रेशंस भी कर लिए, हमने कंसेप्ट भी पढ़ लिया, और हमने उसके पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी देख लिए। अब बताओ कुछ बचा है? अब बताओ आधे घंटे में अगर तुम ये सारा कुछ पढ़ पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, ऐसे इजी नोट्स, और ये जो नोट्स हैं ये तुम्हें पता है ना कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे। कितने में? मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो मुफ्त नोट्स का लुफ्त उठाओ, टेलीग्राम चैनल पे अभी जाओ। कुछ तो बोल दिया मैंने। मुफ्त नोट्स का लुफ्त उठाओ, टेलीग्राम चैनल पे अभी जाओ। आहा क्या बात कह दी मैंने, वेरी गुड, थैंक यू। तो इसी बात पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर होता है ख़त्म, समाप्त हुए। नमस्ते मेरे प्यारे क्यूडीज, मेरे प्यारे क्यूडीज, मेरे प्यारे क्यूडीज, ओ क्यूडीज, ऑल द बेस्ट। पेपर फाड़ के आओ और दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।